मिला जुला बजट है जिसमें बहुत कुछ अच्छा है, थोड़ी सी निराशा भी है जो आशा की जा रही थी। इसमें से 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ कोरोना वैक्सीन के लिए ही इसके लिए रखा गया है। गवर्नमेंट का ये बजट मेरे अप्रोच में बजट बहुत ही शार्प बजट है। वक्त को देखते हुए बजट गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि थोड़ी सी निराशा एक इनकम टैक्स पेयर्स के लिए हो सकती है, लेकिन ये टाइम कुछ ऐसा है और आने वाले समय में हम लोग गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि इस रेफरेंस में थोड़ा सा रिवेट की जाए। पूरे देश में बजट को लेकर जहां अलग अलग बातें कही जा रही हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जहां इस बजट को आत्मनिर्भर बजट बताया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बजट को प्रदेश के लिहाज से एक बेहतर और अच्छा बजट बताया गया है। तो चूँकि बजट से जुड़े और एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े लोग जो है इस पर क्या राय रखते हैं, चूँकि बजट आप इसको आम नहीं कह सकते हैं, हालांकि आम बजट जरूर है, लेकिन ये कई जीवन के लोगों पे अपना अलग अलग प्रभाव डालता है। तो इसी तरह हम इस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये इस बजट को किस तरीके से और किस लिहाज से देखते हैं। डॉक्टर राहुल मिश्रा, जो ये बजट आगामी सत्र के लिए पारित हुआ है, मिला जुला बजट है जिसमें बहुत कुछ अच्छा है, थोड़ी सी निराशा भी है जो आशा की जा रही थी। एक लंबे समय से ड्यू था कि इनकम टैक्स में रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, जो थोड़ी कम दिखाई पड़ी। पर ये बजट टोटली चूँकि हेल्थ केयर को फोकस कर रहा है, आप जानते हैं कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे, और ऐसी आशा भी हम लोग कर रहे थे कि ऐसा बजट जरूर आएगा जिसमें हेल्थ केयर को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी गवर्नमेंट। और इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने दिल खोल के इस रेफरेंस में बहुत एक्सपेंस के लिए जगह छोड़ी है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर के लिए, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ कोरोना वैक्सीन के लिए ही इसके लिए रखा गया है। जो कि एक देखा जाए तो इस टाइम पे जो ये पेंडेमिक और आउटब्रेक का टाइम था, इस समय इस बजट की ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा ही एक बजट आएगा जिसमें हेल्थ केयर को फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफ़ी फोकस किया है गवर्नमेंट ने। और इस रेफरेंस के लिए यहाँ पे सेस भी लगाया सरकार ने कि किसको रिकवरी कहाँ से होगी, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि इस समय डेफिसिट गवर्नमेंट की बहुत बढ़ गई है, जो कि 3.5% से बढ़कर इस टाइम पे आपका लगभग 9.5 तक चली जा रही है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि कैसे इसको पैचिंग किया जाए, कैसे रोका जाए, 6.8 तक इसको रोका जाए। तो इस रेफरेंस में गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने भी थे, लोगों को लाभ भी पहुंचाना था, और साथ ही साथ में हेल्थ केयर, जो कि आप जान रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट वैक्सीनेशन चल रहा है इंडिया में, चूँकि क्राउड भी है और वैक्सीनेशन भी बहुत हाई प्रोफाइल पे चल रहा है, आप जानते हैं। तो इसके लिए कहाँ से फंड्स जनरेट किए जाएँ, ये फंड्स जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सेस का सहारा भी लिया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगभग 2 रुपये से 3.5 रुपये 4 रुपये के बीच में एक सेस ड्यूटीज लगाई जाएंगी। थोड़ा सा ये एक सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को छोड़ा है, क्योंकि वो रिबेट देने की स्थिति में भी इस समय नहीं प्रतीत होती थी, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत ही डेप्थ में सभी इकॉनमीज गई हैं और इंडियन इकॉनमी एक टाइम पे लगभग 23.9% के करीब डेप्थ में थी। तो इस रेफरेंस में गवर्नमेंट का ये बजट मेरे अप्रोच में बजट बहुत ही शार्प बजट है। वक्त को देखते हुए बजट गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि कैसे ऐसे वक्त में बजट को रखा जाए जहां से एक बैलेंस्ड बजट हो, कि हेल्थ केयर को प्रमोट करना और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर, चूँकि हमारा कोर सेक्टर है, इसको भी प्रमोट करना। थोड़ी सी निराशा एक इनकम टैक्स पेयर्स के लिए हो सकती है, लेकिन ये टाइम कुछ ऐसा है और आने वाले समय में हम लोग गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि इस रेफरेंस में थोड़ा सा रिवेट की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा बेहतर, हमारे साथ चूँकि पैनल डिस्कशन है और डॉक्टर उधम सिंह साहब हैं, तो दूसरा सवाल मैं सर आपसे लेना चाहूँगा कि आप इस बजट को देख रहे हो। तो दूसरी बात है, जो ये वित्तीय घाटा एक बड़ा चुनौती बन के हम लोगों के लिए उभरी, तो आप इस बजट में वित्तीय घाटे, चूँकि अगर 3% तक हो तो चलो ठीक ठाक हम मान, लेकिन ये कहीं ना कहीं 9% तक जा पहुँचा है। तो इस बजट में इसको लेकर आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मैं डॉक्टर उधम सिंह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, तो इस घाटे को बजट को पूरा कर रूप से हमारी जो इकोनॉमी है गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए जा रही हैं तमाम प्रकार के टैक्सेशन के आधार पे उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उस घाटे के बजट को पूरा किया जा सके।
भिन्न भिन्न मदों के माध्यम से उस पर टैक्स ला करके। सर, आम लोगों का अगर आप कह रहे हैं कि चूंकि सेस बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार और जवाबदेह जो आम वर्ग है हमारा, नुकसान तो उसी को उठाना पड़ेगा। तो इसको आम लोगों का फ़ायदा इसमें कहाँ से नज़र आ रहा है? अगर थोड़ा सा उसमें अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो कहीं ना कहीं टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ये हमारे सर्विस सेक्टर को। राहुल सर, एक सवाल आपसे ये कि जो है यहाँ पे बनता है, जो कि गवर्नमेंट कृषि को लेकर बड़ा प्रमोट कर रही, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है। अभी सेस टैक्स उठा के लगा दे तो डीजल पे करीबन 4 रुपये के आसपास, 2.5 रुपये पेट्रोल के ऊपर। तो जो कृषि का, भाई किसान आदमी जो होता है उसका तो मेन सिंचाई से ही, तो आपको लगता नहीं कि किसानों को लेकर, हालांकि गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ का प्रबंध किया है, तो आप बताइए किसानों के लिए किस तरीके से कारगर होगा? देखिए, चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे कोर सेक्टर है। अगर हम यूपी की ही बात कर लें तो लगभग 70% के करीब 68% के करीब यहाँ पर जो क्राउड है वो इसमें कहीं ना कहीं से नियोजित है। तो इतने बड़े सेक्टर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, और चूंकि फंड्स जुटाए कैसे जाएं, हम सब लोग को ऐसा लगता है गवर्नमेंट हम लोग पे ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है, लेकिन चूंकि टैक्स में कहीं सीधे तौर पे स्लैब्स में को छुआ भी नहीं गया है, लेकिन सेस का एक सहारा लिया गया है। और सेस में अगर इसको एक लमसम में देखेंगे तो गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि कैसे एग्री सेक्टर के लिए अधिक से अधिक फंड को जनरेट किया जा सके। इसके लिए हालांकि 3.5 और 4 के बीच में पेट्रोल डीजल पे सेस लगा है, इसका थोड़ा इम्पैक्ट तो जाएगा ही, फार्मर्स पे भी जाएगा, लेकिन फिर इंटीग्रेटेड फ़ायदा को देखा जाएगा, इंटीग्रेटेड हम बेनिफिट्स को देखते हैं तो ऐसे तौर पे थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को देखा ही जाएगा। बेनिफिट अधिक है, और अगर लेस कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक फार्मर्स को लग सकता है, लेकिन उनका ओवरऑल बेनिफिट इसमें है। एक सवाल और सर आप लोगों से जो है, इस बजट में मध्यम वर्ग को क्या फ़ायदा? भाई मीडियम वर्ग जो है, टैक्स पेयर्स जो है, तो टैक्स पेयर्स के लिए क्या सहूलियतें की गई? आप टैक्स पेयर, एज ए टैक्स पेयर, चूँकि आप लोग भी एज ए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो एक बड़ा आपका जो आमदनी का हिस्सा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है एज ए टैक्स पेयर। जी, मीडियम क्लास के लिए कई वर्षों से पेंडिंग्स रहे हैं कि कुछ सरकार इस संदर्भ में कुछ करे। अब की बजट में भी काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि मिडिल क्लास के लिए सरकार विशेष ख्याल करे। आप मिडिल क्लास के लिए इस बजट में बेहतर बात है कि हेल्थ केयर को इसमें मोटिवेट कर रही है। मिडिल क्लास के लिए स्वास्थ्य के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फंड खोला है। चूँकि ये रिपोर्ट्स आई हैं गवर्नमेंट के पास, इस रिपोर्ट्स भी आई हैं कि यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के ऊपर शुरुआत में कम नियोजन किया गया है, कम पैसा लगाया गया है, कम गवर्नमेंट किया है, इसलिए बड़ा चीज़ अब की गवर्नमेंट का टारगेट इस बजट में था कैसे हेल्थ केयर के लिए बड़ा बजट क्रिएट किया जाए। इसलिए 2 लाख करोड़ रुपए और 35,000 रुपए कोरोना वैक्सीन के ऊपर, ये मिडिल क्लास को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं से हेल्थ केयर का बेनिफिट मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में ही जाता है। तो इस रेफरेंस में अगर आप सीधे तौर पर देखें कि आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत आपकी क्या है, इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस महामारी से, इस कोविड से कैसे बाहर निकला जाए, और मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इसमें इतना सक्षम नहीं होता है कि इतने बड़े एफर्ट कर सके। तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा ये फंड उसको बहुत सीधे तौर पर देने वाला है, और मेरी समझ से ये बैलेंस्ड और एक बहुत बढ़िया बजट है एट दैट टाइम, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। ओके, सर निजीकरण को लेकर जो है एक बड़ा मुद्दा इस बजट में बनाया गया, क्योंकि जहां सरकार इसको जो है ऐतिहासिक बजट बता रही है, तो विपक्ष मैं भी सुन रहा था कई सारे विपक्ष के नेताओं को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो है आम वर्ग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। निजीकरण सरकार कई सारी संस्थाओं को जो है कह रहे विक्रय करके हम घाटा पूरा करें, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो निजी वर्ग की बात आप कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो सेक्टर है जी, इसमें चूँकि निजी क्षेत्र की जो स्थितियाँ हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की जो स्थितियाँ हैं एकदम दोनों विपरीत हैं जी। आज के परिवेश में जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो स्थिति है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं खामियां हैं। उस खामियों को दूर करने के लिए हमारी प्रशासनिक महकमा अगर ठीक होता है तो उस गतिविधि को हम दूर कर पाते हैं। लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का यह मानना है कि वह उस वर्ग में अपने को कार्य करते हैं और निश्चित रूप से अधिक लाभ अर्जन के लिए प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, जिससे कि उनको अधिक से अधिक फायदा होता है। ये हम देखते हैं।
तो ये सर ने हमको बताया विशेष रूप से कि कैसे इसमें जो है आमतौर पे और आम लोगों पे एक पैनल डिस्कशन है, चूँकि जो दो इकोनॉमिक्स के जो है ज्ञाता लोग हमारे सामने बैठे हैं, जो वास्तव में इस बजट का जो टेक्निकल पोर्शन है वो हमको बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इसको आम लोगों के लिए। अच्छा सर, अगर रोज़गार के लिहाज से देखा जाए, चूँकि आज इंडिया में जो है रोज़गार को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, तो चूँकि रोज़गार एक जब बड़ा मुद्दा है तो इस पर बात करना भी स्वाभाविक बहुत बड़ी बात है। तो रोज़गार के दृष्टिगत आप इसको कैसे देखते हैं सर? आपसे देखिए, रोज़गार के दृष्टिकोण से जब भी कोई बजट आता है तो कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू होता है। जैसे कैपिटल बजट होते हैं, सरप्लस बजट, तो बजट के कई टाइप्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही क्रिएट किए जाते हैं। अभी जो मैंने पहले भी कहा कि इस बजट का मेन फोकस क्या था, इस बजट का मेन फोकस हेल्थ केयर के ऊपर था। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर को भी छुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है आपका बजट। जो ये 6 पॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे बताए हैं, तो उसमें जो ये पॉइंट्स जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का था, इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी इसमें इन्वेस्ट किया जाता है सरकार की तरफ से, मोटे तौर पे मैं एक सामान्य बात करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा डेटा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट निवेश करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और बल्क एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, चाहे वो हाईवेज के रूप में हो, चाहे आपके रियल इस्टेट के रूप में हो। और जो आपका एक पहला क्वेश्चन था उसका भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसी इकाइयाँ जो बीमारू इकाइयाँ कहलाती हैं, बीमारू इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जिनका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो सही नहीं आता है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही, बेनिफिट कम आ रहा है, लॉस पे जा रही है। ऐसी बीमारू इकाइयों को के कुछ पोर्शन को अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना पड़े तो ये एक अच्छी स्कीम है। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि रोजगार के रूप में आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं से इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगा। तो ऐसी जगह से यदि गवर्नमेंट अपना थोड़ा पैसा पीछा खींचना चाह रही है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई भी खराब बात नहीं है। और इसलिए मैं बजट को 10 में से 9 अंक देना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा माहौल बनाया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब विदेशी निवेशक आएंगे तो हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे उनको, जिससे वो यहाँ पे निवेश, तो मुझे भी जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि निवेश के जब रास्ते खुलेंगे तो यहाँ पे रोजगार के आयाम और सृजित होंगे। तो ये सारी बातें थी। आप यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हमारे साथ थे जिन्होंने बजट के टेक्निकल पोर्शन को हमसे डिस्कस किया और कम समय में थोड़ा बेहतर समझाने का प्रयास किया। सर बहुत शुक्रिया आप लोग का। ठीक है, धन्यवाद। आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी पर बने हुए हैं। कैमरे के पीछे शुभम है, मैं आयुष तिवारी हूँ।